Hey guys, I need you. This is October-November 17 paper that we are going to be solving. State what may be deduced from the difference in the temperatures of the two objects. अब ज़रा सुनो, listen to me very carefully. दो objects के बीच में temperature difference है, तो इससे हमें क्या पता चल सकता है? इससे हमें ये पता चल सकता है कि they are not in thermal equilibrium. Number one, मैं पहले चीज़ इधर लिख रहा हूँ. Number one, the objects. जनरल पॉइंट्स है, आप नोट डाउन कर लो. ऑब्जेक्ट्स नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट्स नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम. और दूसरी चीज़ क्या पता चल सकती है, अगर मुझे पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ओ लेवल्स में भी आप करके आए थे कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगा, हमेशा हीट ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, heat transfer may be taking place. और मेरा आप लोगों से ऐसे ही सवाल है, जनरल क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो होता है या लो टू हाई? हाई टू लो. सही है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए. द बेसिक प्रिंसिपल बाय विच टेम्परेचर इज मेजर्ड. हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड? अगर मुझे किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है तो मुझे क्या चीज़ पता होनी चाहिए? जनरल क्वेश्चन है, ओ लेवल बेस्ड है ये. तो क्या चीज़ होनी चाहिए अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है? नहीं, थर्मामीटर हम लोग बेसिकली लिख नहीं. अच्छा चलो, थर्मामीटर भी बात कर लिया आपने. ठीक है, तो थर्मामीटर में ऐसी क्या चीज़ होती है जो चेंज हो रही होती है? Basically, a property of a substance that changes with temperature. A property of a substance that changes with temperature. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, या इसके अलावा प्रेशर हो गया. आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलर भी हो सकता है, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल. जस्ट बेसिक प्रिंसिपल इसने बोला था. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद कहता है, बाय रेफरेंस टू योर आंसर इन A2 एक्सप्लेन व्हाई टू थर्मामीटर्स मे नॉट गिव द सेम टेम्परेचर रीडिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट. दो थर्मामीटर्स हैं एंड दे आर नॉट गिविंग द सेम टेम्परेचर. द रीज़न कुड बी दैट नंबर वन, एक तो ये हो सकता है कि उन दोनों के स्केल्स लीनियर नहीं हो, ये हो सकता है. सो मैं ये पहला पॉइंट ये लिख रहा हूँ, द स्केल्स ऑफ द टू थर्मामीटर्स not linear. Thermometers not linear अगर होता है तो कैलिब्रेशन कर्व यूज होता है, डायरेक्ट आप रीडिंग नहीं ले सकते हो. समझ गए? ये एक पॉइंट हुआ. और दूसरा पॉइंट और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट नहीं होगा उसके थ्रू आउट द बॉडी. क्या? why two thermometers may not give the same temperature reading for an object. और क्या रीजन हो सकता है? ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा वो थ्रू आउट द बॉडी शायद कांस्टेंट ना हो. may not give the same for an object. Maybe ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये लिख सकते हैं, वैसे ये पॉइंट वैलिड है. क्या होना चाहिए? लेकिन ये इसने ऑब्जेक्ट की बात की, तो पूरे ऑब्जेक्ट की बात की है ना, तो मैं पूरे ऑब्जेक्ट में ये नहीं लिख सकता हूँ. द ऑब्जेक्ट मे हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये हो सकता है. द ऑब्जेक्ट मे हैव different temperature at different points. ऐसा हो भी सकता है, नॉर्मली ये बिल्कुल पॉसिबल है. अच्छा, फिर ये कह रहा है, ज़रा सुनो, आप लोगों को ये तो याद होगा ओ लेवल से Q = MC डेल्टा T. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा मुझे सवाल नज़र आ रहा है. अ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ मास 670 ग्राम्स, मेरे पास मास गिवन है. Mass given to us is 670 divided by 1000 kg is heated at a constant rate of this. यानी पावर हमारे पास गिवन है, पावर इज इक्वल टू 95 वॉट, और टाइम भी गिवन है फॉर 6 मिनट, 6 × 60. ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए.
द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन टू अस, सो इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम इज 910 जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो इसका मतलब है कि सारे यूनिट्स कंसिस्टेंट है, केजी पर केल्विन, यहां तक भी पहुंच गए। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, यानी मेरे पास TI इज इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस, यहां तक भी पहुंच गए। अज्यूमिंग दैट नो थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, कोई हमारे पास लॉसेस नहीं हुए, यानी जो हीटर से हीट निकली वो सारी के सारी अंदर गई उसके अंदर। शो दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज 80 डिग्रीज, वी नीड टू प्रूव दिस, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, सबसे पहले लिखता हूं पावर ऑफ, सॉरी पावर बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एनर्जी फ्रॉम हीटर, ये मुझे लिखना चाहिए, एनर्जी फ्रॉम हीटर, एक्चुअली हीट एनर्जी फ्रॉम हीटर, हीट एनर्जी फ्रॉम हीटर मस्ट बी इक्वल टू MC डेल्टा T, सही है। सो हीट एनर्जी हो जाएगी 95 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 670 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 910 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। पहले मैं डेल्टा T निकालना चाह रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर कितना आता है, ज़रा ये निकालो कितना आ रहा है, फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है इसमें। बेटे मैंने हीट एनर्जी का लगाया है पावर इनटू टाइम, ये बेसिकली जो यहाँ पे था, यहाँ पे पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू MC डेल्टा T लगाया बस, सही है। डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर नॉट टाइम। डेल्टा T की वैल्यू निकालो, डेल्टा T डायरेक्टली कैल्विन्स में या सेल्स, 56.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आया। अच्छा अब हम लोग एक चीज देखते हैं, इनिशियल टेम्परेचर था 24, चेंज इन टेम्परेचर 56.1 हुआ, हीट एनर्जी हमने सप्लाई की, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ऐड कर लो। सो फाइनल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस प्लस 56.1 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा ये 80.1 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 80 आ गया, इसको मैं राउंड ऑफ कर लूंगा तो 80 हो जाएगा, सही है, 80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, इसमें तो कोई मसला नहीं था, ये तो बहुत ही बेसिक था। अच्छा फिर ये कहता है, अब आया सवाल, असली सवाल जो टेरिफाइंग, अब जो डिफिकल्टी हुई है, अभी तो ओ लेवल्स की दुनिया में हम लोग चल रहे थे। इन प्रैक्टिस देयर आर एनर्जी लॉसेस टू द सराउंडिंग्स। Okay. The actual variation with T of the temperature theta of the block is shown in figure 1.1. We can see that. ये हमारे पास actual उसका curve चल रहा है, सही है। So ये हमारे पास है। Use the information in 1 to draw on figure a line to represent the temperature of the block, assuming no energy losses to the surrounding. अच्छा, मेरे पास जो अभी final temperature आ रहा है 80 पर आ रहा है, सही है। इसमें अभी 80 पे नहीं पहुंचा था इस 6 मिनट्स के अंदर, तो मैं इधर एक काम कर सकता हूं, मुझे इसने बोला है कि प्रीवियस वाला जिसमें नो लॉसेस थे वो वाली मुझे एक लाइन बनानी है। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी एट 80, ये मैंने मार्क किया, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर। व्हाट डू यू थिंक? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सही है। What do you think? This makes sense? अच्छा यहां तक तो पहुंच गए, सही है। ये रेड लाइन वो वाली लाइन है जिसमें हमारे पास लॉसेस नहीं है, और वो वाली दूसरी वाली जो है जिसमें लॉसेस हैं, अग्रीड। और उसका जो पहले मेरे पास एक और भी इंफॉर्मेशन मेरे शायद काम आ जाए, वो ये है कि विथ लॉसेस इसका जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है, सर ये आ रहा है 64 डिग्री सेल्सियस, अग्रीड, 64 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे शायद यूज होगी वैल्यू। यूज दिस फिगर टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। ये 80 - 64 कर दें। एक ये हम लोग कर सकते हैं, MC डेल्टा T हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या मैं ये भी कर सकता हूं कि पहले मेरे पास जो पावर सप्लाइड थी, टोटल पावर सप्लाइड, वो आई मीन जो एनर्जी सप्लाइड थी वो तो वैसे भी मैंने निकाली हुई थी, इधर ये वाली वैल्यू थी, सही है। दिस वाज द एनर्जी सप्लाइड और लॉस कुछ भी नहीं हुआ था। इसमें मैं दोबारा MC डेल्टा T लगा के एक और वैल्यू निकालता हूं, सही है। मेरे पास टेम्परेचर चेंज है अभी, और वो निकाल कर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये भी कर सकता हूं मैं। तो मैं अभी निकाल रहा हूं। सो
मेरे पास है टोटल एनर्जी सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू, जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी वो थी 95 इंटू 6 इंटू 60, 95 इंटू 6 इंटू 60, ये तो था टोटल एनर्जी सप्लाइड। और मेरे पास जो है रियल एनर्जी गेन्ड, एनर्जी एक्चुअली गेन्ड लिख रहा हूं मैं इधर, एनर्जी एक्चुअली, हीट एनर्जी एक्चुअली गेन्ड मस्ट बी इक्वल टू mc डेल्टा टी। दोबारा से मास मेरे पास कितना था इसका, इसका मास है 670 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी थी 910 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना था 64, और इनिशियल कितना होगा, ये इनिशियल कितना है यहाँ पर 24, ठीक है। तो 64 माइनस 24, 64 माइनस 24, ये निकालो कितना आ रहा है। ये दोनों की वैल्यूज मुझे बताओ, ऊपर वाली भी बताओ नीचे वाली भी बताओ। 650 कितना 650 ये नीचे वाले 650 आ रहा है, नहीं टोटल मतलब सब ट्रैक करने के बाद। पहली वाली वैल्यू मुझे बता दो ताकि कंप्लीशन के लिए मैं करूं। 0.67 Is- multiplied by 900 नहीं। सर ये अरे भाई ऊपर वाली वैल्यू पहले मुझे बताओ, 95 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60। सर नीचे हाँ 34200 और 34200 जूल्स, और ये वाली नीचे वाले ये 24400 24400 जूल्स। यहां तक पहुंच गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो चेंज इन, सो लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी सर ये 9800 है, कितना आ रहा है 9800। 9800 जूल्स, ठीक है सही है, कोई प्रॉब्लम। सर एक सवाल, जैसे हमने एनर्जी सप्लाइड निकाली है, हमने राउंड ऑफ करके आंसर लिखा है, हाँ तो तो हम बाद में नहीं कर सकते वो? ओके, मैंने एंड में किया है ना राउंड ऑफ, नहीं सर वो नहीं, ऊपर ऊपर वाले वैल्यू में राउंड ऑफ भले करो। तो आप एक काम करो, वैसे असूलन ये होता है, सुन लो, असूलन ये होता है कि ये वाली वैल्यू जो होगी इसको आप राउंड ऑफ नहीं करो अभी, इसको भी राउंड ऑफ नहीं करो, एंड में राउंड ऑफ करो मैंने भी एंड में किया बस, ठीक है। तो एंड में बस यही आ रहा है 9800। अगर आपने नहीं भी किया होगा माइनर सा डिफरेंस आएगा, सही है, क्लियर है। ये तो हो गया सवाल सॉल्व। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसको ऑल्टरनेट मेथड, ईजियर मेथड से भी हम लोग कर सकते थे कि मैं डायरेक्ट एक काम करता कि वो चेंज इन टेम्परेचर दोनों के बीच में mc डेल्टा टी लगा लेता, डायरेक्ट निकल आता आंसर। खैर ये तो हमने कर लिया, 10 मार्क का सवाल था ये पहला सवाल। ओके, स्टेट बाय रेफरेंस टू सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इधर क्या होगा, ये मैंने पहले कराया हुआ है सवाल। सर 2π/T होता है। नहीं, हम लोग 2πf, यानी मैं इसको लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ 2π एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, सही है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं अभी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf वेयर दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू थिंक, सही है, सही है, इस तरह का सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर ये कह रहा है a thin metal strip is clamped at one end so that it is kept horizontal. A load of हमारे पास ये कहता है a load of mass m is attached to its free end. अच्छा, the load causes a displacement s of the end of the strip as shown in figure 2.1. Okay. The load is displaced vertically and then released. The load oscillates. The variation with the acceleration A of the displacement S of the load is shown in figure 2.2. Okay, we can see that. इसके अंदर मुझे बोलता है use this figure to determine the displacement of the load before it is made to oscillate. इसकी initial displacement है कितनी? इस 2 है, right? क्योंकि अभी लोड को अभी हिलाया नहीं है,
लोड को अभी कोई डिस्प्लेस ही नहीं किया है, तो इसकी जो अभी डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो 2 आ रही है, तो ये भी हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर टू बी मोर प्रिसाइज। और अब इसका एम्पलीट्यूड पूछा है। अब इसका एम्पलीट्यूड जो पूछा है, तो यहां से लेकर यहां तक वाला जो आएगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड, या यहां से लेकर यहां तक वाला कितना आ रहा है? 1.5 सेंटीमीटर्स। सही है, कोई मसला ही नहीं था इसमें। सो फार सो गुड। शो दैट दिस लोड इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस ग्राफ के हिसाब से मैं कैसे शो करूंगा? एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। नहीं, straight और line इसके है। डायरेक्ट एक तो स्ट्रेट लाइन है, नंबर 1, ये तो हमने लिखना ही लिखना है। दूसरी चीज क्या है? और हमारे पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सही है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। सही है, यानी मैं इधर ये लिख रहा हूं, इसका मतलब है शो दैट दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ है किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट एक्सेलरेशन। ग्राफ ऑफ एस अगेंस्ट ए इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट ग्रेडियंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट, ये जरूर लिख लेता हूं। सही है। अच्छा, पहला ये पॉइंट। फिर क्या है? एक्सेलरेशन ए इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बी केयरफुल, डिस्प्लेसमेंट कौन सी वाली? टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन नहीं लिखा तो कचरा हो जाएगा, समझ गए? और लास्ट पॉइंट जो रूल होता है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू यू थिंक? सही है? आई थिंक दैट इज इनफ इंफॉर्मेशन। सही है। जनरल हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये होती है ना जनरल इक्वेशन। सही है, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द लोड। अच्छा, इस ग्राफ पे गए। इस ग्राफ पर जो है, मैं पहले ये तो हटा रहा हूं, इसके ऊपर से ये हटा रहा हूं। इसमें मैं एक काम कर सकता हूं, मैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर एक्सेलरेशन निकाल लूं, जनरल फॉर्मूला अप्लाई करूं, ओमेगा की वैल्यू निकाल लूं, ओमेगा में से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूं। सही है? हाँ, 2πf। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे कर ले। तो अभी मेरे हिसाब से जो सबसे कन्वीनियंट वैल्यू है मेरे हिसाब से तो ये नजर आ रही है। इधर एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली 1 है, यानी यहां से लेकर यहां तक। सो x इज इक्वल टू 1, लेकिन ये सेंटीमीटर्स में, तो 1 इंटू 10⁻⁻², ये भी बड़ा ख्याल रखना है मैं। सही है, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, मेरा टारगेट है क्या? इसमें पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैं अभी इधर लगा सकता हूं। So this acceleration 0.6 is equal to negative of negative displacement, यानी मेरे पास इधर जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये लगा रहा हूं मैं इधर, x ओमेगा स्क्वायर, राइट? यहां तक पहुंचे। So 0.6 is equal to minus into negative displacement is 1 into 10⁻⁻², इंटू ओमेगा की जगह पे मैं लिख देता हूं 2πf, यानी 4πf²। व्हाट डू यू सजेस्ट? व्हाट डू यू थिंक? सही है? तो निकालो इस f की वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वर्किंग आपको बहुत क्लियरली शो करनी है कि माइनस साइन कैसे गया, क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इधर नेगेटिव है। सही है? सर ये आ रहा है 1.23, यानी मैं इसको 1.2, क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक की वैल्यू है मेरे पास सारी की सारी, तो 1.2 SF तक ले जाता हूं। सो 1.2 सेकेंड्स, सॉरी हर्ट्स, यही है। ठीक है,
या मैं यूं भी कर सकता था, पहले टाइम पीरियड निकाल लूं फिर उसके बाद फिर उसका 1 ओवर इनवर्स करूं। तो ये तो आ गया मेरे पास 1.2 हर्ट्स, मैं इधर लिख रहा हूं डायरेक्टली 1.2 हर्ट्स। अगर पेपर में आप करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या x minus 1 into 10 की power 3 बेटे, ये जो मैंने किया है ये कौन सा वाला, ये जो x है 1, इधर मुझे बात सुनो ना, ये वाली जो चीज़ है ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, उसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया। minus 1 की ये इसलिए क्योंकि मेरे पास मीन पोजीशन ये है, सही है, मीन पोजीशन ये है, एक्सेलरेशन मेरे पास पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास नेगेटिव है, सही है। सब चीज़ें एक्यूरेटली करेंगे तो हमारे पास कोई भी, हमारे पास आंसर्स भी सारे मीनिंगफुल आएंगे। क्लियर है, कोई मसला है नहीं? आप चाहते तो आप इधर वाली वैल्यू यूज करके भी कर सकते थे, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक तो हो गया, दिस क्वेश्चन वाज डन। फिर ये मुझे बोलता है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, सही है भाई, इतना ही काफ़ी है। कितने मार्क का है? 1 मार्क का है, ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास ये कहता है एक्सप्लेन वाई फॉर चेंजेस इन वर्टिकल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट मास नियर द अर्थ सरफेस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मे बी कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। सर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो लाइन ऑफ फोर्स, हाँ, exactly. वो कांस्टेंट रहते हैं। तो मैं एक लिख सकता हूँ, फॉर शॉर्ट एक मिनट, एक्सप्लेन वाई फॉर चेंजेस इन वर्टिकल पर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस अबव सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस अबव सरफेस ऑफ अर्थ, शॉर्ट डिस्टेंस को डिफाइन भी करते हैं लेस देन रेडियस of earth, for short distance above surface of earth, हमारे पास field lines are almost parallel, field lines are almost parallel, so gravitational field strength is almost constant, या is constant, सही है। वैसे हमें पता है रियलिस्टिकली जो फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली बाहर निकलती हैं, रेडियली मतलब है सेंटर से बाहर निकल रही होती हैं, लेकिन छोटे डिस्टेंसेस के लिए हम लोग लाइंस को अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल समझ सकते हैं, सही है। इज दैट क्लियर? ये भी हो गया। अच्छा, फिर ये कहता है द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अबाउट द सन इज अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर with a radius of this, okay, around the sun, ये क्या, the time period of the orbit is 365 days, determine a value for the mass m of the sun, explain your working। oh my god, आसान है सर, हम लोग g mn over r स्क्वायर को mr ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करें। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले g m mass of the sun, mass of earth divided by r square should be equal to mr omega square। m से m कैंसिल डायरेक्ट हो गया, ये सवाल सॉल्व। सो जी एम ओवर आर जो है रेडियस जो है इसमें डाल देते हैं, आर क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, मुझे तो क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है ना, और मेरे पास यहाँ पे पीरियड भी गिवन है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर ओवर टाइम पीरियड का स्क्वायर। अब अगर 365 है तो 365, क्योंकि ओमेगा इटसेल्फ इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी होता है, तो ओमेगा स्क्वायर होता है 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अग्रीड? सो 365 इंटू 3600, और इसके पास स्क्वायर भी लगा हुआ है, डोंट फॉरगेट द स्क्वायर। अच्छा, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, और किलोमीटर्स में गिवन है माइंड यू। 1.5 into 10 की power 3, और इसके ऊपर हमारे पास क्यूब भी लगा हुआ है माइंड यू, सही है। और इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो है 4 पाई स्क्वायर ओवर 365 इंटू 24 इंटू 3600
का होल स्क्वायर, ज़रा इसकी n की वैल्यू सर, नहीं। ये आ रहा है 2 और 30 का फैक्टर है, नहीं भाई बहुत वो He said 2 into 10 to the power 20. यही है यही आ रहा है, ये मास ऑफ द सन है ना। जी। अच्छा हाँ, तो फिर सही है। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? 2 into 10 to the power 20. 2 पॉइंट समथिंग नहीं था कुछ? 2.0 है। अच्छा 2.0 इंटू 10 की पावर 30, तो विच मेक सेंस। सही है, यहाँ तक तो हो गया। बहुत छोटा है वैसे। सही है भाई, तो सन हमारा जो है ये इतना ही इसका मास आता है, ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। अच्छा फिर ये वाला सवाल आपके सिलेबस में नहीं है, कोएक्सियल केबल वगैरह सब हट चुका है, ये कॉम सिस्टम्स का होता था पहले। अच्छा फिर ये आ गया, इधर देखो, इधर देख लो बेटे, अच्छा है सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे मार खा रहे हैं हम लोग। सही है। स्टेट कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम्स लॉ क्या कहता है? Force is directly proportional to the product of 2 point charges and inversely proportional to the separation between the centers of the 2 point masses. सही है, लिख ले। Electric force is directly proportional to the product of the 2 point charges and inversely proportional, oh यार मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, and inversely proportional to the square of the separation of the charges, separation of the 2 point charges. अब जब पॉइंट चार्जेस बोल दिया तो सेंटर की मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर चार्जेस होता तो फिर मुझे सेंटर बोलना ज़रूरी था। सही है, पॉइंट चार्जेस ने खुद बोला हुआ है तो भाई सेंटर टू सेंटर ही होगा, जाहिर सी बात है। सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए। अच्छा फिर ये कहता है यार, ये वाला अब आया सवाल, 2 point charges are situated in a vacuum and separated by a distance r. ओके, उनके बीच में डिस्टेंस r है। The force between the charges is Fc. Okay, so Fc हमारे पास है, और अगर हम लोग वैसे निकालते हैं so Fc itself is equal to k q1 q2 over r square. सर आर के ऊपर तो इसी अभी हम लोग ये वाला एक तो फॉर्मूला हमारे पास मेंटली चल रहा है। सही है। So on figure 5.1, sketch a graph to show the variation of the force F between the charges with the separation x or for values of x from x is equal to r to x is equal to 4r. अच्छा आसान है सवाल। r पे तो मैक्सिमम है, यानी r पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो तो हमारे पास स्ट्रेट अवे ये आएगी। यार एक मिनट, ये पेन जो है थोड़ा सा मैल फंक्शन कर रहा है फॉर सम ऑड रीजन। आई विल यूज अ डिफरेंट पेन, आई कीप सो मच थिंग्स विथ मी। अच्छा यहाँ पर ये आ गया, और फिर 2r पर जरा सुनो, 0 सुनो, अब 2r के ऊपर जो है हमारे पास जो फोर्स होगी, यानी हम लोग एक काम लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over r स्क्वायर। ऐसे ही है, अगर मेरे पास फोर्स 1 थी तो अभी कितनी हो जाएगी? 0.25। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इसका मतलब है कि 0.25 पे ये कहाँ पर आएगा? 0.25 0.2 से 2.5 डब्बे ऊपर। 2.5 डब्बे ऊपर जी सर, यहाँ पर। देसी सही है, तो ये आ जाएगा 0.3, और ये बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट मारा, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 1 divided by 9, यानी 1 divided by 9 यानी कितना? 0.11। तो 0.11 का मतलब है कि यहाँ पर अगर 1 है तो ये 1.2 होगा, तो ये 0.1 है तो ये 0.112 होगा, तो 0.11 का मतलब है इधर। सही है, यहाँ पे भी पहुँच गए। अच्छा 4r पर 0.06। अच्छा तो ये 0 है, तो 0. हाँ 3 डब्बे ऊपर कर 3 डब्बे तकरीबन ऊपर। सही है, यहाँ पर एक लाइन
अब मुझे जो है कर्व बनाना है इसमें, लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ बेस्ट फिट। अब आप लोगों को अगर ड्रॉ करना होगा तो फ्री हैंड करना पड़ेगा, मैं भी फ्री हैंड ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से चीटिंग करूँगा इधर। सर सॉफ्टवेयर सही है, एक्चुअली चीटिंग भी सही से नहीं हो पा रही इसमें। ये व्हाट डू यू सजेस्ट? सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए, विच मेक सेंस। ठीक है, वैसे आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी पड़ेगी और ये सारे पॉइंट्स आपको शो करने पड़ेंगे। 3 मार्क का सवाल है तो बेटे 3 मार्क के लिए ये फिर ये स्कैटर पॉइंट्स भी मार्क करने होते हैं पेपर के अंदर। सो फार तो पेपर आसान है, बाकी अल्लाह रहम करे। यार ये रुक क्यों गया है? अच्छा, फिर ये कह रहा है, ओह माय गॉड, 2 coils C and D are placed close to one another as shown in figure 5.2। एक तरफ मेरे पास एक coil C के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और coil D के अंदर आई थिंक इंड्यूस्ड EMF हो रहा है। सही है, और ये दोनों मेरे ख्याल से करीब करीब है, वॉट एवर दैट इज। The variation with T of the current I in coil C is shown in figure 5.3। On figure 5.4 show the variation with time T of the EMF induced in the coil for time T is equal to 0 to T is equal to T5। अच्छा, सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। देखो, अब एक चीज़ ये है, अगर मेरे पास करंट कांस्टेंट होगा, जो लेफ्ट वाली कॉल पे, तो EMF भी कांस्टेंट, आई मीन EMF 0 होगा। सही है, देखो सुनो, करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, अग्रीड, ये हम लोग कह सकते हैं। इफ द करंट इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, लिख लो कहीं पे। इफ द करंट इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज कांस्टेंट, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। सही है, या बी लिख दो। सही है, यहां तक पहुंचे। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास कांस्टेंट है, तो इंड्यूस EMF क्या होगा? 0। सही है, क्योंकि जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक आपके पास जो है EMF नहीं आएगा। समझ गए? तो इसका मतलब है कि शुरू में तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, और फिर 1 के ऊपर आप दो डब्बे ऊपर कर लें। अभी रुक जाओ, रुक तो जाओ बेटे, यहां तक, हो गॉड, यहां तक पहुंच गए। सही है, यहां पे पहुंचे। अच्छा, फिर इसके बाद मैं जितने भी 0 वाले पॉइंट से पहले वो मार्क करो। T2 to T3 भी 0 है, T2 to T3 भी 0 है, और T4 to T5 भी 0 है, T4 to T5 भी 0 है। यहाँ तक भी पहुँच गया। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ नोटिस करते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ तो है नहीं। अब मैं एक चीज़ अगर गौर से देखूँ तो मेरे पास जो है एक तरफ वैल्यू जो थी मेरे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड थी, वो इधर एक रिवर्सल हुआ। सही है, और एक दफ़ा में, फिर दूसरी दफ़ा में रिवर्सल ऑपोजिट सेंस में हुआ, और ज़्यादा उसमें वो जो है, वो जो चेंज है बड़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पहला वाला पॉजिटिव रखता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ तक हो गया, और ये वाला इस वाले के तकरीबन 3 डब्बे कर लेते, क्योंकि वो है थोड़ा सा 1.5 टाइम था। सही है, सही है, ये व्हाट डू यू थिंक? सही है। अच्छा, अब जरा सुनो, सवाल इसका भी आ सकता है कि आपके पास अगर प्रोब लगा हुआ होता, अगर हॉल प्रोब लगा हुआ होता, तो उसके अंदर जो आपके पास जो बी की वैल्यू आती, वो इसी का ही एग्जैक्ट रेप्लिका होता। सही है, हॉल प्रोब सिर्फ और सिर्फ बी को मेजर कर रहा होता है, और यहां पे जब कॉइल यूज करते हो तो वो चेंजेस को डिटेक्ट करता है। समझ गए? अगर हॉल प्रोब होता है इसकी जगह पर, इस EMF की जगह पे हॉल प्रोब होता, तो हॉल प्रोब का ग्राफ एग्जैक्टली सेम होता जैसे करंट का ग्राफ है। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन हॉल प्रोब नहीं है, कॉइल है। इधर हमारे पास वो चल रहा है, फ्रेडेज लॉ चल रहा है इधर, और लेंजेस लॉ भी चल रहा है। सही है। अच्छा, फिर ये आगे सवाल, मेरा फेवरेट सवाल, जिस पे मैंने एनिमेशन भी बनाई थी, मुझे याद है। अच्छा, ये कह रहा है, 2 कैपेसिटर्स P and Q, ईच ऑफ कैपेसिटेंस, यार मैं 2 मिनट का, मुझे सिर्फ 1 मिनट का मैं पॉज ले। ये कह रहा है 2 capacitors P and Q, each of capacitance C are connected in series with a battery of EMF 9 volts as shown in figure this. Okay, the switch S is used to connect either a third capacitor T
also if capacitance C or a resistor R in parallel with capacitor P. Switch S is in position X. अच्छा, इसका मतलब है कि सारे कैपेसिटर चार्जिंग पोजीशन पे हैं, ठीक है. Calculate the combined capacitance in terms of C of the three capacitors. इनको तो डायरेक्ट 2C हो जाएगा और एक ये C हो जाएगा. यानी मेरे पास जो कंबाइंड कैपेसिटेंस आएगी यानी वो आ जाएगी CT शुड बी इक्वल टू 2C मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइडेड बाय C प्लस 2C कर लूँ, प्रोडक्ट ओवर सम डायरेक्ट. सही है. यानी मेरे पास ये आ जाएगा 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C 2/3C और ये हो जाएगा 2/3C. सही है. सो 2/3C. आप चाहो तो फिर वो पैरेलल वाला जो रेसिस्टर वाला फॉर्मूला था वो भी लगा सकते हो. हाँ. अच्छा, फिर ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q. ओके, अक्रॉस दिस वन दिस इज अवर टारगेट. अच्छा, अब एक चीज जरा समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जो चार्ज मेरे पास इधर होगा, मेरा मतलब है सॉरी, जो चार्ज मेरे पास इन दोनों प्लेट्स पर मिलाकर होगा वही चार्ज इधर भी होगा. यानी मेरे पास जो टोटल चार्ज आएगा वो कॉम्बिनेशन का चार्ज वो इस पर भी होगा. सही है. सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले निकालता हूं चार्ज ऑन Q मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन. और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV. ऐसे ही होता है. सो चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन वुड बी C कितना है? 2/3C. सही है. टोटल कॉम्बिनेशन 2/3 थी, मल्टीप्लाइड बाय जो वोल्टेज है इसका टोटल है 9 वोल्ट्स है. 9 वोल्ट्स है. यहां तक भी पहुंच गए. सो इसका मतलब है चार्ज ऑन Q जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 6C. यहां तक भी पहुंच गए. अच्छा, अभी मुझे बोला पोटेंशियल डिफरेंस. सो potential difference is equal to V is equal to the charge Q over C. इसका क्या नाम है? C. इसका नाम C ही है, एक्चुअली C ही है इसकी कैपेसिटेंस. सो चार्ज कितना था? 6C over C, so 6 volts. सही है. बस बेसिक चीज जिसमें समझने वाली थी, जो चार्ज एक प्लेट पर होगा वो दूसरे दोनों के भी सेम प्लेट पर होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, फिर ये बोलता है, अच्छा एक मिनट, एक और काम भी कर लें पहले. अगर इस पर 6 वोल्ट्स आए तो इन दोनों कॉम्बिनेशन पर 3 वोल्ट्स होंगे. सही है. ये बात हो गया. अच्छा, अब जरा सुनो, इसने फिर क्या किया है. ये बोलता है, पहले पढ़ लेते हैं. द स्विच S इज नाउ मूव टू पोजिशन Y. कैसे? पोजीशन Y पे किया इसको, यानी इसने इस स्विच को उठाकर इस साइड पे कनेक्ट किया. अगर इस साइड पे कनेक्ट किया तो ये वाली जो कॉम्बिनेशन होगी ये लूज करना स्टार्ट करेगी अपना वोल्टेज. और जाहिर सी बात है हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ तो होल्ड करेगा ही करेगा. तो ये अगर कम हो रहे हैं, इधर वोल्टेज कम हो रहे हैं, 3 से 0 जा रहा है, तो ये वाला बढ़ना शुरू हो जाएगा और 9 वोल्ट्स पे आ जाएगा. यानी इसका कहने का मतलब है, पहले इसने बोला है P पर, P कौन सा है? नीचे वाला. तो यहां पे क्या हो जाएगा? पूरा लिखना पड़ेगा हमारे पास. 3 वोल्ट्स PD डिक्रीजेस फ्रॉम 3 वोल्ट्स टू 0 वोल्ट. अग्रीड. और कैपेसिटर Q में क्या होगा? PD इंक्रीजेस फ्रॉम 6 वोल्ट्स टू 9 वोल्ट्स. यहां तक भी पहुंच गए. सही है. ये हो गया. 4 मार्क का था, बहुत सोच समझ के करना था ये वाला. वेल, ये कराया हुआ है. ये वाला वाहिद सवाल है जो मैंने क्लास में मेरे ख्याल से 50 दफ़ा करवा चुका हूँ. ये वाला सवाल मुझे याद भी हो गया है. ये आपके सिलेबस में नहीं है. ये भी बच्चों वाला. ये वाला वैसे बहुत अच्छा आसान होता था, पता है. ये वाला होता था, मेरा फेवरेट सवाल होता था इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन दिस हैज़ बीन रिमूव्ड. ओके, अब आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का. अ थिन स्लाइस ऑफ कंडक्टिंग material is placed normal to a uniform magnetic field of flux density B as shown. Okay, so we have this thing. The magnetic field is normal to the face CDEF. CDEF कौन सा है फेस? पहले वो देख लेते हैं. ये ऊपर वाला फेस CDEF हो गया. सही है.
और नीचे वाला भी हो गया। द करंट आई पासिस थ्रू द स्लाइस एंड इज नॉर्मल टू द फेस दिस, यानी करंट मेरे पास इस वाले फेस और इस वाले फेस पे से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। ये क्या हो गया? अच्छा, अ पोटेंशियल डिफरेंस द हॉल वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस द स्लाइस, स्टेट द फेसेस बिटवीन विच द हॉल। यस बताओ सर, CPFS और बिल्कुल सही बोला। यानी हमारे पास जो हॉल वोल्टेज बनेगा वो इस फेस पर और इस फेस पर बनेगा। यानी मैं इस पे क्या लिखूं इधर, एक हो जाएगा CFSP और दूसरा फेस कौन सा है? DERQ। सही है, इन दोनों के बीच में हॉल वोल्टेज बनेगा। ठीक है, फिर मुझे कहता है द करंट आई इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज कैरियर्स ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू मूविंग एट स्पीड v इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज n। ओके, derive an expression relating the Hall voltage VH to V, B and D where D is one of the dimensions of the slice। okay, जो D है अच्छा ठीक है, अब इसको करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। BQV हमें पता है, जो चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी वो BQV के बराबर होगी। मैं पहले लिख रहा हूं इधर BQV, एक मिनट पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूं। फोर्स मैग्नेटिक ऑन चार्ज मस्ट बी, जब हमारे पास हॉल वोल्टेज एक दफ़ा मैक्सिमम पे आ जाती है तो फोर्स मैग्नेटिक ऑन चार्ज इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिक, ये लिख सकते हैं इधर। तो इसका मतलब है फोर्स मैग्नेटिक ऑन चार्ज जो होगी वो BQV के बराबर होती है। बी केयरफुल, BQ स्मॉल v विच इज द स्पीड, राइट। और फिर फोर्स इलेक्ट्रिक जो होती है हमारे पास होती है, फोर्स जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, तो फोर्स इज इक्वल टू EQ। ये भी आ गया हमारे पास। सो EQ तक आ गए, यहां तक भी पहुंच गए। अच्छा, फिर ये QQ कैंसिल आउट हो गया, यानी E इज इक्वल टू V ओवर B तक हम लोग पहुंच गए। सही है, V ओवर B तक पहुंच गए। और ये तो E आया हमारे पास। अब लेकिन सॉरी माय मिस्टेक हाँ सॉरी, V इज इक्वल टू ये कैंसिल था, E ओवर B। अब यहां तक तो पहुंच गए, अब क्या करें? सर, हमारे पास इक्वेशन है उसी आई इक्वल टू VQ। अब एक मिनट मैं एक और बताता हूं। E इज इक्वल टू, जरा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में है, एक इस प्लेट के और इस प्लेट के बीच में। E इज इक्वल टू V ओवर D होता है। E itself is equal to voltage divided by the distance between the plates, D। हो गया। सो इसका मतलब है कि V स्मॉल v इज इक्वल टू V ओवर D डिवाइडेड बाय B। सो V स्मॉल v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V ओवर BD। अग्रीड। यानी मेरे पास इसने बोला क्या है, रिलेटिंग द हॉल वोल्टेज। सो VH इसको नाम दे देते हैं। सो VH इज इक्वल टू BVD। व्हाट डू यू थिंक? सही है, ये इसको नाम दे रहा हूं हॉल वोल्टेज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो ये वाला फॉर्मूला था लेफ्ट साइड पे EQ, और एक जो होता है अगर पैरेलल प्लेट्स होती हैं तो पैरेलल प्लेट्स में निकलती है VH ओवर D, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और अगर फोर्स होती तो VQ ओवर D होता था। अग्रीड, ये भी हो गया। ओह माय गॉड। फिर ये कह रहा है use your answer in whatever that you got and an expression for the current I in the slice to derive this formula। बिल्कुल सही बोला आपने। I is equal to NaVQ। आप O लेवल्स में करके आए थे, यहां तक तो पहुंच गए। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है हमें। सो VH
इज इक्वल टू BVD था, तो V की जगह पर हम लोग इधर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, VH इज इक्वल टू B, और ये हो जाएगा I ओवर, ये हो जाएगा NAQ। अग्रीड, यहां तक पहुंच गए। अब एक चीज यहां पर एक और भी थोड़ा सा लोचा है, वो उसको भी हम लोग टैकल आउट करते हैं। इधर देखो, T इज द थिकनेस, राइट, थिकनेस ऑफ द स्लाइस, राइट। तो एरिया जो मेरे पास आएगा, D बेसिकली ये था, दिस वॉज D, और ये जो था ये थिकनेस T है, तो इसका एरिया ही होगा, तो DT के बराबर हो जाएगा एरिया। सो एरिया मस्ट बी इक्वल टू DT। यहां तक पहुंच गए। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सो BI ओवर D ओवर N, और DT Q लिख सकते हैं इसको VH, तो D और D कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास बन गया BI ओवर NTQ। ओ माय गॉड, गॉड, ये हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला है। वैसे भी रट्टा होना चाहिए BI ओवर NTQ। ये अच्छा सवाल था वैसे, इसने पूरा का पूरा डेरिवेशन पे सवाल दिया, 2017 है, विच इज वेरी रेलिवेंट। Suggest why the Hall voltage is difficult to detect in a thin piece of copper. अच्छा, Hall voltage is equal to BI over NTQ होता है। Agreed? हम लोग सेमी के ऊपर कर देना। नहीं, अभी जरा सुनो, सेमीकंडक्टर पे करते हैं ना, कॉपर यूज कर रहे हैं, कॉपर में क्या चीज ज्यादा होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर, यानी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी इसका मतलब है कि VH इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 over N, और हमारे पास जो है ये N की जो वैल्यू है बहुत बड़ी होगी फॉर कॉपर, सही है, N वेरी लार्ज फॉर कॉपर विच इज द मेटल, सो VH वेरी स्मॉल। अग्रीड? कैसा? ये सारी चीजें मैंने YouTube पे वैसे भी डाली हुई हैं। हो गया? अच्छा भाई, अब ये आया, इन कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैनिंग, it is necessary to take a series of many X-ray images, outline briefly the principle of CT scanning. CT स्कैनिंग में क्या होता है? सबसे पहली बात है, एक्सरेज, मैं लिखता हूं, आप ये छाप लो, इसको छाप लो, ये पूरा का पूरा सवाल 4 मार्क का आपके CAI में आ सकता है। मैं 1 मिनट पॉज करके कर रहा हूं, वरना फिर बीच में फिर बोलते हैं कि सर मैं डबल स्पीड पे प्ले करना। ओके गाइस, सो फाइनली आई हैव क्रिएटेड द आंसर। अब बेसिकली आइडिया ये है, एक्सरे इमेज, लेजर कहाँ गई, ये रही, X-ray image taken of a section of a body from many different angles, जाहिर सी बात है। Each image is a 2D image of a slice of a section, सही है, एक slice of a section हो गया। Multiple 2D X-ray images are fed into a workstation class supercomputer. Computer merges the 2D images and is able to display a 3D image of a section. So basically that is the main idea. यानी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को लेटाते हैं, मैंने पूरा उर्दू में भी बताया था इसका पूरा डिटेल में, पेशेंट को लेटाते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट जगहों से एक्सरेज लेते हैं, उन एक्सरे जो वो 2D इमेजेस होते हैं, वो स्लाइसेस के इमेजेस होते हैं, उन इमेजेस को उठा के आप एक पावरफुल कंप्यूटर में डालते हो, कंप्यूटर उसको घुमा फिरा के डॉक्टर को दिखाता है, और दैट्स इट। हाँ, तो फिर जाहिर बात है CT इमेज का इलाज थोड़ी होता है, CT इमेज से कभी इलाज थोड़ी होता है। CT इमेज तो आपके पास तो वो तो रिपोर्ट आती है, डॉक्टर देखता है, डॉक्टर हैरान परेशान हो जाता है, उसके बाद जो है वो पेशेंट घर चला जाता है, और उसके बाद जो है उसको फ़ोन करके बैड न्यूज़ दी जाती है, या तो अगर बैड न्यूज़ नहीं देते उसको बोलेंगे बेटे जाओ PET स्कैन कराओ, फिर PET स्कैन कराओ। क्या छोड़ो। अच्छा, पहले ये भी होता था आपके पास CT स्कैनिंग के अंदर, लेकिन ये अब सिलेबस से हट चुका है, ये हट चुका है, बच्चों वाला था पर हट चुका है। अच्छा, अब आया
The mean value of an alternating current is 0. The mean value of an alternating current is 0. वो हमें पता है 0 होती है. हाँ. Explain why heating occurs when there is an alternating current in a resistor. इसका जवाब क्या दोगे आप लोग? अबे भाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो. मैं आपको असिस्ट करूं. देखो, heat dissipated in a resistor is equal to I square R. सही है. सो अगर I square R हुआ तो इसका मतलब है therefore current, अच्छा वाली नेगेटिव वाली है so therefore current can never be negative. सर करंट स्क्वायर. हाँ, करंट स्क्वायर्ड का मतलब है सो ओवरऑल दिस वैल्यू. सो इसका मतलब है therefore पावर कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज करंट इज स्क्वायर्ड. करंट इज स्क्वायर्ड. और क्या होगा? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. बस यही हो गया काफ़ी. हीट डेसिपेटेड इन अ रेसिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. पावर कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज करंट इज स्क्वायर्ड. सही है. आई थिंक दैट इज इट. और क्या होना चाहिए था? 2 नंबर के लिए काफी है. और नहीं, कोई एक पॉइंट मुझे लग रहा है अभी भी कम है. कोई दिमाग में आ रहा है? और क्या हो सकता है रीजनिंग? वर्क इज डन इन बोथ डायरेक्शन. हाँ, ये भी होता है. या एक और पॉइंट डाल सकते हैं, वर्क ऑन चार्ज is done in both direction, positive to negative and negative to positive. सही है? What do you think? ठीक है? Transmission of electrical energy is frequently achieved using alternating high voltages. Suggest why high voltages are used. सही है. इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, for the same power P is equal to IV. यहां तक लिखा. अब अगर मैंने same power P is equal to IV and if power is to be kept constant, I and V are inversely related. यहां तक भी पहुंच गए. सही है. If I and V are inversely related, so इसका मतलब है so current becomes very small. अगर करंट वेरी स्मॉल हो जाएगा so power loss in cables is equal to I square R also becomes small. What do you think? A level style answer. Next step में मेरे पास ये कह रहा है the voltage is alternating. इसका हमारे पास suggest why the voltage is alternating. अब alternating का फायदा क्या हो सकता है? Transformers can be used. It can easily be, voltage can be stepped up and stepped down. Transformers can be used. Transformers can be used. So voltage can easily be stepped up and stepped down. देखो लॉस तो रियल वर्ल्ड में है ही है, लेकिन हम जो जिंदगी में ओ लेवल्स में जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ के आए थे, हम आइडियल पढ़ कर आए थे. आइडियल का मतलब है कोई पावर लॉस नहीं होता, रियल वर्ल्ड में होता है. इंजीनियरिंग में आओगे तो पावर लॉस देखना कि कैसे होता है उसमें. सही है? क्लियर है? नेक्स्ट. फिर मुझे बोलता है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ फोटोन. पैकेट ऑफ एनर्जी पे बेटे जीरो मिलेगा.
पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ एन EM वेव। सही है, अग्रीड। अच्छा, इंडियम 123 इज रेडियो एक्टिव। A nucleus of indium 123 emits gamma ray photon of energy 1.1 mega electron volt. Okay. Determine for this gamma radiation the frequency. बच्चों वाला सवाल है यार। E is equal to HF. E is equal to HF. अब एनर्जी इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1.1 into 1.6 into 10 raised to power mega means -13। हाँ, मेगा मीन्स -13 हो जाएगा ना। 1.6 into 10 raised to power -19 था, तो उसमें आप 10 raised to power 6 ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू H की वैल्यू 6.63 into 10 raised to power -34 होता है। स्मॉलेस्ट स्टेप साइज था ना वो एनर्जी का, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी निकाल लो। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर ये आ रहा है 2.7 into 10 की पावर 20। हाँ, क्या आ रहा है? 2.7 into 10 की पावर 20 हर्ट्ज। सही है। तो वैसे भी हाई फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, अब उसने बोला मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, प्रोटॉन और फोटोन। ओह माय गॉड, मैंने आप लोगों को एक जब मैं PET स्कैनिंग करा रहा था, तो PET स्कैनिंग में एक फॉर्मूला हमने बनाया था, P इज इक्वल टू E/C। लगा सकते हैं इधर डायरेक्ट। ओह माय गॉड, यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का फॉर्मूला इधर लगा दो डायरेक्ट। एनर्जी ऑफ अ फोटोन हमारे पास है 1.1 into 1.6 into 10 raised to power -13 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3.0 into 10 raised to power 8। निकालो मोमेंटम, डायरेक्ट निकलेगा, वरना आपको बहुत लंबी ख्वारी करनी पड़ती। वरना पता है आप क्या लगाते, फिर आप इसके नहीं, E इज इक्वल टू HF करके पहले लैम्डा निकालते, फिर डी ब्रॉय वेवलेंथ से भी जा सकते थे आप। ये आ रहा है 5.9 into 10 पावर -22। क्या 5.9 into 10 की पावर -22। -22 ठीक है, इसका बहुत कम ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि इसका मासलेस पार्टिकल है भाई। The indium 123 nucleus is stationary before emission of the gamma ray photon. सही है। Use your answer in B2 to estimate the recoil speed of the nucleus after emission of the photon. अब जरा सुनो, listen. इंडियम जो है हमारे पास एमिट करता है गैमा रे फोटोन। फोटोन मोमेंटम गेन करेगा तो इंडियम भी तो गेन करेगा मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम उसका होगा वही मोमेंटम उसका भी होगा। यानी इसके बाद है यूजिंग सबसे बड़ी बात है स्टेशनरी है। टोटल मोमेंटम शुरू में 0 था, बाद में भी 0 तभी हो सकता है कि जो मोमेंटम मेरे पास गैमा फोटोन गेन करेगा वही इंडियम भी गेन करेगा। सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ क्या है, इंडियम ना, इंडियम 123 मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। या मेरा हाथ थक गया है, मैं राइटिंग अभी ख़राब होती जा रही है। खैर, अच्छा, मोमेंटम ऑफ इंडियम निकालने के लिए मास ऑफ इंडियम कैसे निकालें? ऊपर वाला नंबर इसका क्या होगा? 123। तो 123 U करके हम लोग इसका kg में मास निकाल सकते हैं। बिल्कुल। सो 123 U मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड v शुड बी इक्वल टू मोमेंटम जो हमने अभी निकाला था। अगर ये वैल्यू सही है तो फिर ये भी सही आएगी। अच्छा, 123 U जो होता है
सर यू की क्या वैल्यू है? पता नहीं, किसी को याद है? सर कौन याद? 1.66 कुछ होता था, पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा मुझे। 1.66 into 10 to the power minus 27. 1.66 इन Power minus 27. माइनस 27 kg, सही है। तो मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू 5.9 इंटू 10⁻⁻22। एक्चुअली मेरे पास पूरा पेपर था, मैं उसको ऊपर स्क्रॉल करके इसमें डेटा बुकलेट भी अटैच थी, खोल सकता था मैं। एटॉमिक मास यूनिट सर ये आ रहा है 2700। 2700 विच मेक सेंस, 2700 मीटर्स पर सेकेंड, सही है। कंफर्म है, 2-3 के स्टूडेंट्स के सेम वैल्यू आ जाए तो सही होगा, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा भाई, आई थिंक ये लास्ट सवाल हो गया, इतनी जल्दी हो गया यार पेपर, ओ माय गॉड। A radiation detector is placed close to a radioactive source. Okay, the detector does not surround the source. Okay, radiation is emitted in all direction, and as a result, the activity of the source and the measured count rate are different. Okay, ये तो हमें पता है कि एक्टिविटी और काउंट रेट में जो मेजर्ड काउंट रेट होता है वो डिफरेंट होता है। Suggest 2 other reasons why the activity and the measured count rate may be different. एक रीजन ये भी हो सकती है, अगर एक चीज डिके हो रही है, डॉटर प्रोडक्ट बन रहा है, व्हाट इफ द डॉटर प्रोडक्ट इटसेल्फ इज रेडियो एक्टिव? वो बीच में से कुछ और क्या? हाँ, समझ गए, वो भी तो उसमें आ जाएगा काउंट में। तो इसका मतलब है सर अल्फा पार्टिकल क्या डीके कर सकते हैं? हमारे पास ये हो सकता है भाई, हमें नहीं पता, अल्फा पार्टिकल नहीं, ये कोई सोर्स है, सोर्स में से रेडिएशन हम लोग मेजर कर रहे हैं, सही है। अब सोर्स डीके करके डॉटर प्रोडक्ट में गई, अगर वो डॉटर प्रोडक्ट भी रेडियो एक्टिव हुआ तो इट विल मेस अप द रीडिंग्स, राइट, सही है। सो मैं लिखूं डॉटर प्रोडक्ट may also be radioactive, may also be radioactive, सही है। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेबल बने, एक तो ये हो सकता है, दूसरा और क्या हो सकता है, और मेजर्ड काउंट रेट लिखा हुआ है, मे बी डिफरेंट। एक तो सबसे बड़ी ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक दूसरी रीज़न ये है बैकग्राउंड, मेजर्ड काउंट रेट है ना, करेक्टेड काउंट रेट तो है नहीं, बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन नॉट अकाउंटेड फॉर, सही है। ये भी एक रीज़न हो सकती है कि दोनों में फ़र्क हो। वैसे तो फ़र्क सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि ऑल डायरेक्शन से हम लोग उसको थोड़ी करें। एक्टिविटी का मतलब होता है पूरा सराउंड कर लो उसको, समझ गए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हमारे पास, जैसे अगर मेरे पास 2 न्यूक्लियाई एक साथ डीके कर रहे हैं और 2 अगर एक साथ आके डिटेक्टर को हिट करते हैं तो एक काउंट आता है। अगर 4 भी हो जाए या 100 भी एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आके टकराएं, वो एक ही काउंट होगा, समझ गए। अच्छा, फिर ये कह रहा है, ग्राफ आ गया, द वेरिएशन विद टाइम t of the measured count rate in A is shown in figure 12.1. We can see that. State the feature of figure 12.1 that indicates the random nature of radioactive decay. Anyone? लाइन में फ्लक्चुएशन है, या लाइन इज नॉट स्मूथ, या कर्व इज नॉट स्मूथ। कर्व, इट इज नॉट अ स्मूथ कर्व, इट इज नॉट अ स्मूथ कर्व, यानी फ्लक्चुएशंस हैं हमारे पास। अग्रीड, यहां तक भी पहुंच गए। अच्छा, फिर उसके बाद है यूज फिगर 12.1 to determine the half life of the radioactive isotope in the source। और ये 4 मार्क का सवाल है, माइंड यू। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोटिस करो, ये पूरा का पूरा 0 तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। ये 0 तक तो वैसे भी नहीं पहुंच रहा। अगर ये 0 तक नहीं पहुंच रहा तो इसका मतलब है इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन भी है, सही है। तो हमें बैकग्राउंड भी पहले इसमें से हटाना पड़ेगा ताकि हम लोग सही काम कर सकें। ये मुश्किल सवाल है, 4 मार्क का है, इतना आसान हो नहीं सकता। सर बैकग्राउंड अराउंड 10 से गई। पहले मैं यहां से एक लाइन बना रहा हूं, कितना आ रहा है ये? तकरीबन 10, ठीक है। तो
तो मैं पहले लिख रहा हूं इसमें बैकग्राउंड, आराम आराम से कर रहे हैं, जल्दी नहीं है। बैकग्राउंड काउंट रेट इज इक्वल टू 10, क्या है यूनिट, क्या है इसका, 10 काउंट पर मिनट, काउंट्स पर मिनट, ठीक है, 10 काउंट्स पर मिनट। अग्रीड, यहां तक पहुंचे? अच्छा आप जरा सुनो, लिसन। और ये मेरे पास है मेजर्ड काउंट रेट है, माइंड यू मेजर्ड में बैकग्राउंड इंक्लूडेड होता है, अभी तक वो नहीं है अपना करेक्टेड काउंट रेट नहीं है। अब इसमें मैं इधर काउंट रेट इसका जो है, जो ओरिजिनल काउंट रेट है जो मेजर किया है, उसको क्या ले लूं, क्या ले लूं, ये ले लूं, मिडिल वैल्यू ले लूं उसकी 170, 160, 170 या थोड़ा सा ऊपर कर लूं, 175 कर लेते हैं, लेकिन फिर उसका आधा करना मुश्किल हो जाएगा, 170 ज़्यादा इजी होगा, 170 कर लेते हैं, ठीक है, सही है। सो मेरे पास है मेजर्ड काउंट रेट, मेजर्ड इनिशियल, वैसे इसमें पता है इसमें कर्व बनाना चाहिए हमें, जो मैंने नहीं बनाया। मेजर्ड इनिशियल काउंट रेट इज इक्वल टू 170 एग्जैक्टली काउंट्स पर मिनट। तो इसमें से मैं अभी एक काम कर रहा हूँ। सो करेक्टेड काउंट रेट, करेक्टेड इनिशियल काउंट रेट, इनिशियल सी रेट इज इक्वल टू 160, सही है, 160 काउंट्स पर मिनट्स, यहाँ तक भी पहुँच गए। अब इसका आधा करो। सो आफ्टर 1/2 लाइफ, आफ्टर 1/2 लाइफ, और सर 80 उसमें ऐड भी करना पड़ेगा, 80 हो गया, 80 काउंट्स पर मिनट आ गया। अब फिर हमें उसमें जाना पड़ेगा वापस से, उस ग्राफ में अगर रीड करना है तो इसमें वापस से ऐड करना पड़ेगा। सो मेजर्ड सी रेट आफ्टर 1/2 मस्ट बी इक्वल टू 90 काउंट्स पर मिनट। अब 90 काउंट्स पर मिनट पे जाते हैं इधर, तो 90 बीच में लाइन आएगी, अग्रीड, यहां पे आ रही है। सर एक कर्व बना दे वैसे तो, अभी छोड़ो कर्व को, इधर तक आते हैं। ये वाली बताओ कितनी आ रही है। सर ये 1.5 कर ले सर, क्योंकि वो नहीं बस मुझे बता दो, 1.6, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, क्योंकि यहाँ पर हमें एस्टिमेशन करनी है, एक वैल्यू पे हम लोग रिलाई नहीं करेंगे, एक और दफ़ा भी निकालेंगे। 1.6 आ गया यहाँ पे, लेट्स टेक दिस एज 1.6। सो टी हाफ, एक्चुअली एक वैल्यू जो आ रही है टी हाफ फर्स्ट इज इक्वल टू 1.6 आवर्स, राइट। दूसरी दफ़ा भी करेंगे हम लोग, फिर इसका एवरेज लेंगे। 80 का हाफ करेंगे तो 40, फिर 50, फिर 50 पे निकालेंगे, एक और दफ़ा भी निकालते 50 पर। सो 50 पर हमारे पास 3 नहीं, तो पूरी आपको बेटे यहाँ से ओरिजिनल से इधर तक देना पड़ेगा। तो कितना आ रही है सर, ये आ रहा था करीबन 1.5 कर दें। नहीं ना, ये वाली बराबर 1.6 आ रहा है वापस से, 1.6 आ रहा है भाई, वो आ रहे हैं 3 ब्लॉक्स वो, और ये 1.6 ही आ रहा है, सही है। सो मेजर्ड सी रेट आफ्टर 2/2 इज इक्वल टू 1.6 आवर्स अगेन। सो एवरेज कितना आ गया, 1.6 आवर्स एवरेज। या आप एक काम करते, इज़्ज़त वाला काम करते, जो कि इज़्ज़त वाला हम कभी करते नहीं है। इसका जो है ना, हम लोग इज़्ज़त वाला यूँ करते, यूँ एक कर्व बना लेते। लेकिन अभी मुझे एक बात बताओ, जब आप पेपर में कर रहे होगे ये कर्व, आपको दिमाग ही घूम जाएगा आपका, सही है। ये हो गया 4 मार्क का सवाल था, ओके। अच्छा फिर ये कहता है, आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा। The readings in B were obtained at room temperature. Okay. The second sample of this isotope is heated to a temperature of 500 degrees Celsius. Okay. The initial count rate at time t is equal to 0 is the same as that in B. The variation with t of the measured count rate from the heated source is determined. State with the reason difference, if any, in the half-life. No difference. क्यों? No change. No change. क्यों? Because emission are random and spontaneous. is completely spontaneous.
is completely spontaneous. Spontaneous का मतलब होता है external factors have no effect. सही है? फिर ये मुझे बोलता है the measured count rate for any specific time. उसमें कोई फर्क आएगा? वो तो वैसे ही फर्क आ रहा था सब जगह पर रैंडमनेस की वजह से. पहले मैं इसमें लिखता हूं नो चेंज, नहीं, नो चेंज ड्यू टू टेम्परेचर बट, नो चेंज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज बट, इधर लिखकर इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं, बट ड्यू टू रैंडमनेस count rate may be different. What do you think? काउंट रेट में तो फर्क आ सकता है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से स्पेसिफिकली कोई चेंज नहीं आना चाहिए. समझ गए? इसलिए मैंने बट को अंडरलाइन किया. क्या पता वो बोले एग्जामिनर पढ़े नो चेंज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, वो बोले ओ भाई चुप कर तू. हाँ, इतना ही पढ़ ले. तो बट को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, इधर कुछ ना कुछ शक्ल भी बना देना इधर ताकि देख ले. ओके गाइस, सो दिस पेपर इज डन. आई होप यू ऑल डू बेस्ट इन योर पेपर 4 एंड सो ऑन. एनीवेज गाइस, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. So I'm going to be solving a paper 2021 का पेपर है, मई जून, और वेरिएंट 4-2. Anyways, let's just begin with the questions. पहला सवाल मुझे बोलता है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? फोर्स, Acting per unit mass. नहीं भाई, हाँ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास. ठीक है, या इसको आप इस तरह भी ज़्यादा डिटेल में भी अगर लिखना चाहते हो, रीजन इन स्पेस वेयर फोर्स इज एक्टिंग पर यूनिट मास, ये भी लिख सकते हो आप, लेकिन खैर है, इतना ही काफ़ी है. अच्छा, फिर ये कह रहा है एन आइसोलेटेड प्लैनेट इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस. द रेडियस इज गिवन टू अस. ठीक है, वी कैन सी दैट. इट्स मास इज दिस, मे बी कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट मास कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. The planet rotates about its axis with a period of 24.6 hours. For an object resting on the surface of the planet at the equator, calculate to 3 significant figures the gravitational field strength. अब सबसे important चीज़ है gravitational field strength. हमें पता है G is equal to gm over r square होता है. Agreed? So G की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 6. अगर आपके पास, मैंने ये डेटा बुकलेट भी दी हुई है जस्ट इन केस है, मैं भी खुद भूल गया हूँ उसकी जी की वैल्यू. 6.67 इंटू 10⁻11. ठीक है, सो 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय द मास, इसका कितना है, विच इज़ गिवन टू अस एज 6.42 इंटू 10⁻23, और देन वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास जो है दैट इज गिवन टू अस एज 3.39 इंटू 10⁻6 मीटर्स. ऑल यूनिट्स आर कंसिस्टेंट. जस्ट कैलकुलेट 3.7. कितना, 3.7. एक और भी बताओ, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. 3.73 सिग्निफिकेंट फिगर तक है सारे. 3.73. ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल ना, आपने सारी वैल्यूज 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कोट कर रहे हो? सही है, यहाँ तक पहुँच गए. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है, ये भी आपको बहुत ख्याल रखना, अगर आप 3.7 कोट करते हैं तो गलत हो जाता है आपका. अच्छा, अब मेरी बात ज़रा सुनो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है. सही है. सो ओमेगा इटसेल्फ इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी होता है. याद कर लो, ये था हमारे पास. तो इसमें वैल्यूज में से मुझे सिर्फ इनपुट करनी है. A इज इक्वल टू रेडियस कितना है, 3.39 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट्स में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो टाइम पीरियड है. अब बी केयरफुल, द टाइम पीरियड नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स. सो दिस इज गोइंग टू बी 24.6 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड्स. आप इस कैलकुलेशन को पुल ऑफ करो एंड फाइंड द वैल्यू. वंस अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना इसको. कितना आ रहा है?
Okay, so I'm getting a value of 0.017 meters per second square. ठीक है, मैं इसमें स्क्वायर करना भूल गया था तो स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सो डोंट मिस दैट स्क्वायर. ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास, यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग. सही है. अच्छा, अब मुझे बोलता है सबसे पहली चीज़ है, एक चीज़ रियलाइज़ करो कि ये न्यूटन पर केजी और मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर सेम ही यूनिट कंसिडर किए जाते हैं. Do you understand this fact? मतलब मैं चाहूँ तो इस एक्सेलरेशन को जो मेरे पास आ रही है, इसको मैं चाहूँ तो मैं ये भी कोड कर सकता हूँ, न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं इसको, बिकॉज दे हैव द सेम यूनिट्स. ठीक है, यू कैन प्रूव इट योरसेल्फ. आप एक्सपेंड करके देख लेना, आपके पास सेम यूनिट ही आ रहे होंगे. अब मुझे बोलता है द फोर्स पर यूनिट मास एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. यानी वो मुझे बोल रहा है, वो वाली जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो मुझसे पूछ रहा है, वो पर यूनिट मास पूछ रहा है. सो हाउ डू वी फाइंड इट आउट? मेरे पास ये दोनों जो वैल्यूज हैं, अगर देखा जाए तो ये भी न्यूटन पर केजी है, ये भी न्यूटन पर केजी है. इन दोनों के साथ मुझे कुछ करना है, माइनस कर दो, सिंपल एज दैट, सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल फाइंड दैट. तो मेरे पास जो आ रहा होगा, फोर्स पर यूनिट मास is directly equal to 3.73 minus 0.017. निकाल लेते हैं कितना. 3.73 minus 0.017 कितना आ रही है? 3.71. So the force per unit mass is actually 3.71. ठीक है, न्यूटन पर केजी. Is that clear? यहाँ तक क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है. अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आपको ये समझा भी सकता हूँ. मेरे पास ये क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ दिस. सबसे पहली चीज़ है, वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में गिवन है, प्रेशर जो है हमारे पास वो भी गिवन है, एंड अ टेम्परेचर भी हमारे पास गिवन है 290 केल्विन का. सही है, यहाँ तक तो पहुँच गए. अब ज़रा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये सारी जो चीज़ें हैं ये लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है मेरे पास. ठीक है, अब ये जो केल्विन में जो टेम्परेचर गिवन है थर्मोडायनेमिक है. मैंने इधर नहीं कराया है चैप्टर, लेकिन मैं इसको इतना स्लोली कराऊंगा कि आपको इधर भी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है. अच्छा, यहाँ तक तो पहुँच गए. द गैस सडनली एक्सपैंड्स, ठीक है, टू अ वॉल्यूम ऑफ दिस. मतलब यहाँ पर हमारे पास हुई है एक्सपेंशन, इस जगह से इस जगह पे जाते हुए. ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन नो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. यानी कोई थर्मल एनर्जी एंटर नहीं हुई है इसके अंदर. जो हुआ है, जो इधर हुआ है, वही हुआ है. ठीक है, यहाँ पे भी पहुंच गए. द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज दिस एट टेम्परेचर TF एज शोन इन दिस. शो दैट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज दिस. अब जरा सुनो, listen to me very carefully. There is a relationship that you can utilize, और वो relationship बड़े काम की चीज़ है. उसको हम लोग कहते हैं PV is equal to NKT. ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है. इसके अंदर जो P आता है वो आता है प्रेशर, V आता है वॉल्यूम, N आता है, मैं इसको पूरा इधर एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ. P stands for pressure, ठीक है, V stands for volume, N stands for, capital N stands for number of molecules. Number of molecules लिख लो. जब मैं ऑफिशियली भी कराऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी चीज़ें. मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. K जो है हमारे पास एक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. उसकी वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे गिवन होती है, वो देख लो इधर. K की वैल्यू जो है वो ये रही, ये रहा Boltzmann's constant. Stephen Boltzmann's constant नहीं है, this is the Boltzmann's constant, so this is the value over here, 1.38 into 10 to the power minus 23. ठीक है, तो ये भी हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास. इधर देख लो, K की वैल्यू भी आ जाएगी. और T जो है, जस्ट बी वेरी केयरफुल, दिस इज द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी केल्विन के अंदर होना इसका लाजमी है. आप डिग्री सेल्सियस में नहीं डाल सकते इसको, ये बात याद रखना है आपको. डिग्री सेल्सियस में कभी भी नहीं जाएगा. सही है, तो ये तो हमारे पास बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट था, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए. अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. सो हमारे पास ये सारी चीज़ें इस साइड पे नज़र आ रही हैं आपको. इनपुट कर लो इसमें. प्रेशर कितना है मेरे पास? प्रेशर है 8.5 इंटू 10⁵. वॉल्यूम है 3.1 3.1
3.1 into 10 raised to power -3 और दिस इज इक्वल टू n, जो हमारा मेन टारगेट है जो निकालना है। और स्टीफन बोल्ट्जमैन बार बार बोल रहा हूँ, स्पेस फिजिक्स है, सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कितना था 1.38 इंटू 10 raised to power -23 और मल्टीप्लाइड बाय द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, वो डायरेक्टली केल्विन में पहले ही गिवन है, वो है 290। सही है, यहां तक पहुंच गए। डायरेक्ट n की वैल्यू निकालो कितने आ रही है, चेक करो कि ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ रही है 6.6 इंटू 10 raised to power 23 आ जानी चाहिए। प्रूफ करना था आपको। जी सर आ रही है। सो n इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 raised to power 23। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज और सुन लो, हमारे पास इसके दो किस्म के फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, और एक होता है PV इज इक्वल टू nKT। अब इन दोनों में फ़र्क भी ज़रा देख लो। जब मैं आपको ऑफिशियली कराऊंगा ये चैप्टर इधर, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें ये डिराइव कैसे हुआ था। ज़रा इधर सुनो, ये जो PV इज इक्वल टू nRT है, उसमें ये स्मॉल n जो होता है दैट इज नोन एज द नंबर ऑफ मोल्स। सही है, और R जो होता है मोलर गैस कांस्टेंट होता है 8.31। ठीक है, और T जो होता है वही थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। आप चाह सकते थे, आप ये भी कर सकते थे, ये वाला भी फॉर्मूला इधर इस्तेमाल करके, जरा सुन लो मेरी बात सुन लो, यू कुड हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला एज वेल। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर उसको फिर उससे एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते। एक मोल में कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10 raised to power 23 पार्टिकल्स होते हैं। वो भी कर सकते थे आप, समझ गए? मोलर गैस कांस्टेंट जो R है, इसकी वैल्यू भी आपको डेटा बुकलेट में गिवन होती है, ये भी मैं बता दूं। सो ये दोनों फॉर्मूलाज इधर यूटिलाइज कर सकते थे, बट आई वेंट फॉर दी हेड ऑन विद द फॉर्मूला जिसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा था मेरे पास। सही है, क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बोलता है शो दैट द फाइनल टेम्परेचर TF ऑफ द गैस इज 190 केल्विन। अच्छा, मुझे याद करो मेरे प्यारे बच्चे, जरा सुनो इधर देखो। ओ लेवल्स में आपने एक चीज की थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 किया था ओ लेवल्स में। उसके लिए कंडीशन ये थी टेम्परेचर वॉज कांस्टेंट। लेकिन अगर मेरे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब भी हमारे पास ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कर सकता है। उसके अंदर हमारे पास ये वैरायटी आती है, P1 V1, फुल फॉर्म इसका ये है P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। सिर्फ इसके अंदर यूटिलाइज करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट नॉट चेंज। सही है, यानी कोई इसमें गैस एंटर नहीं हो, कोई गैस एग्जिट नहीं हो, और कोई पार्टिकल नहीं है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। समझ गए? इज दैट क्लियर? तो ये ही मैंने आपको बताया, ये तो बॉयल्स लॉ था ओरिजिनली, लेकिन हमने इसको और फर्दर एक्सपैंड कर दिया है। अब आप यही फॉर्मूला लगाओ, TF की वैल्यू निकाल लो। दो कंडीशंस आपके पास ऊपर दी हुई है, करो, खुद ही करो। अच्छा, मेरे पास तो यहाँ पे मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। मुझे P1 की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है? सर P1 आ रहा है 8.5 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 और V1 V1 3.1 और इंटू 10 की पावर -3। -3। अच्छा, और T1 290 केल्विन में ही था, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, P2 2.5 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 और हमें निकाला V2 6.3 और ये -3 का फैक्टर है। -3 का फैक्टर। अच्छा, और TF हमें निकालना है। सो लेट दिस बी TF। सही है, निकाल लो, डायरेक्ट लगाओ। TF की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? TF 190 आना चाहिए। देखो, करो ना बेटे, कैलकुलेशंस करो। ओके, सो फाइनली TF सर 173। पे भाई आपका कुछ गलत किया होगा। 187 आ रही होगी। 187 केल्विन आ रही है, जिसको राउंड ऑफ करोगे तो तकरीबन 190 केल्विन आ रहा है। सही है, यहाँ तक पहुँच गए? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट स्टेप। अब ये हमारे पास थोड़ी सी एक और चीज़ है, इसकी भी पूरी एक डेरिवेशन आती थी।
जो कि मैं ऑफिशियली कराऊंगा, अगर आप वीडियो भी देख लोगे तो उसमें भी है, मेरी इसमें डेरिवेशन पूरी गिवन है। लेकिन ज़रा सुनो, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करना चाह रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे डालने के लिए। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी E ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक बात याद रखना, ये वाला जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे ये सिर्फ और सिर्फ, अभी से ही बता रहा हूँ, 3/2 kT जब भी इस्तेमाल करोगे ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए होता है, सही है, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होता। अगर आपको सबके लिए निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय इसको n करना पड़ेगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा जरा सुनो, वेयर T इज द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसने खुद ही फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया है। अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब एक चीज जरा सुनो, लिसन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है, हमारे पास जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस हम लोग आगे जाके भी करेंगे, हमारे पास एक चीज ओ लेवल्स में आप करके आए थे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की नॉर्मल जो डेफिनेशन होती थी वो ये होता था कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज एंड द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम, ये होता था। ये आपने ओ लेवल्स में भी की थी। यानी कहने का मतलब है, अगर मेरे पास एक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास जो है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सारी काइनेटिक एनर्जीज को सम अप कर लो और सारी पोटेंशियल एनर्जीज को सम अप कर लो, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। अग्रीड? यहां तक तो हमने ओ लेवल्स में किया था, ठीक है। लेकिन जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की एक खासियत ये होती है कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है। क्या नहीं होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अट्रैक्शन तो होती नहीं है उसमें। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो अगर मुझे इसने बोला है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, बोला है इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, एक स्टेटमेंट लिख लो, इसी के अंदर लिख लो एक स्टेटमेंट, इंटरनल एनर्जी of an ideal gas is only dependent on the kinetic energy, on the sum of kinetic energies, is only dependent on the sum of all kinetic energies, sum of all kinetic energies. Agreed? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, तो ये टेंशन पहले ही खत्म हो गई है। समझ गए? यहाँ तक भी पहुँच गए? अच्छा, अब जरा सुनो, अब मुझे बोला है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ई के इज इक्वल टू 3/2 के, हमारे पास है द एवरेज ऑफ इज गिवन बाय द वेयर टी इज द थर्मल एंड कैलकुलेट द इंक्रीज। अब मेरे पास जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है? चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है मेरे पास? डेल्टा टी 100 का आ रहा है, तो ये हो गया 100, ठीक है। 100 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो आप शुरू में ही निकाल चुके हो, वो कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास? जी बेटे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं मेरे पास? हमने निकाला 6.6 into 10 की power 23। कितना? 6.6 into 10 to the power 23। ओके, 6.6 into 10 to the power 23। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाला वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो निकाल ली, और फिर मैंने इसको भी कर लिया। तो अब आप निकाल लो इसमें। अब एक मसला ये होगा, मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ा था या कम हुआ था? कम हुआ था। तो ये जो इसने वर्ड यूज किया है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी आपके पास। समझ गए? दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर इंक्रीज का वर्ड यूज किया है, लेकिन हमें पता है टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। निकालो जरा। सो डेल्टा ई के शुड बी इक्वल टू, निकालो इसकी वैल्यू, नेगेटिव करके आएगी आंसर। निकालो ये वैल्यू, के की वैल्यू आपको पता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, निकालो जरा। बेटे इतना स्लो कैलकुलेशन, दुआ आप जल्दी करती हो।
कितना 1366 तो 1 मिनट, इसको राउंड ऑफ कर लो 2s तक 1400 माइनस 1400 इतना ही माइनस 1400 जूल्स। ये आ रही है कंफर्म, ये आ रही है। एक और भी कोई वेरीफाई कर ले। जी सर जी आ रही है। ठीक है 1400 जूल, लेकिन नेगेटिव माइंड यू। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये बात आपको बहुत ख्याल रखना था। इसने वर्ड यूज किया इंक्रीज, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बेटा टेम्परेचर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, तो ये बेसिकली नेगेटिव आ रही होगी। अग्रीड? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये कहता है यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू एक्सप्लेन why the external work done on the gas during the expansion is equal to the increase in the internal energy in B2। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहली चीज़ है, हमारे पास एक चीज़ होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो ये कहता है डेल्टा U लिख लो इज इक्वल टू Q प्लस W। ये लिख लो पहले, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब इसके अंदर डेल्टा U, जरा सुनो, डेल्टा U इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सही है, इंक्रीज पॉजिटिव। Q जो हमारे पास होता है heat supplied to the system, heat supplied to the system सही है, heat supplied to the system। and जो W है ये हमारे पास पॉजिटिव तब आएगा जब वर्क ऑन द गैस। सही है, अगर वर्क डन बाय द गैस होगा तो नेगेटिव होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब एक बात याद रखना, यहां तक तो पहुंच गए, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। इज दैट क्लियर? अब जरा एक बात सुनो, यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन व्हाई एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब मसले की बात, मजे की बात जरा सुनो। इस पूरे सवाल के स्टार्ट में ये एक चीज लिखी हुई थी, जरा इधर देखो। द गैस सडनली एक्सपेंड्स टू अ वॉल्यूम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन नो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सिंस नो थर्मल एनर्जी एंटर्स और एग्जिट्स the system, Q must be equal to 0। लिख सकते हैं, Q must be equal to 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला के बाद डेल्टा U must be equal to 0 plus W, so डेल्टा U is equal to W। समझ गए? इज दैट क्लियर? यहां तो समझ में आ गया, क्योंकि इसमें हीट कभी सप्लाई की नहीं थी ना निकाली गई थी, Q डायरेक्ट 0 हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। समझ गए? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। थोड़ा थोड़ा, मैंने भी ऑफिशियली कराया नहीं है आपको ये चैप्टर, सही है? समझ गए? अगर यहाँ पे अब्दुल्ला बैठा होता तो उसको समझ में आया था, क्योंकि उसने किया भाई ये चैप्टर मेरे साथ पूरा। समझ गए? अच्छा चलो, अब आप फेमिलियर टेरिटरी में जाते हैं। इसके बाद कौन सा सवाल दिया हुआ है आपको? एक मिनट में लिसन। टू फ्लैट metal plates are held a small distance apart by means of insulating pads as shown. We can see that. ठीक है? Explain how the plates could act as a capacitor. Metal plates हैं और बीच में हमारे पास ये. How can this act as a capacitor? जी मेरे प्यारे बच्चे, अब कैपेसिटर जो होता है इट इज़ एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है. ठीक है? बेसिकली मैं जो लिख रहा हूँ इसको लिखो पहले. पोटेंशियल डिफरेंस
applied across the plates separates the charges, जाहिर सी बात है सेपरेट करेगा, separate the charges, so work is done which leads to energy storage. और मज़े की बात यह है कैपेसिटर itself, capacitor is an energy storage device. सही है, यहां तक भी पहुंच गए, क्लियर है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, इज दैट क्लियर। और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है, ठीक है, वेयर Q इज द चार्ज और V इज द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ कि भाई कैपेसिटर इज़ नॉट अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। पुरानी किताबों में लिखा होता था कि चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, बट इट इज़ नॉट। अपेरेंटली द थिंग इज़ इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि अगर मैंने इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस स्टोर किए और इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस स्टोर किए, ज़रा सुनो, ओवरऑल नेट चार्ज कितना स्टोर हुआ है? ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि इसमें चार्ज स्टोरेज डिवाइस नहीं है। चार्जेस को सेपरेट करता है, वर्क डन करता है, सही है, और यही वर्क डन हम रिट्रीव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली इट इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। इज दैट क्लियर? यार ये सवाल है, द अरेंजमेंट in figure 6.1 has capacitance C. The arrangement is connected into the circuit of figure 6.2. We can see that. ठीक है, ये हमारे पास एक सेंसिटिव एमीटर भी लगा हुआ है और हमारे पास एक डबल थ्रो स्विच भी है और वोल्टेज भी और कैपेसिटेंस भी है, ठीक है। When the two-way switch is moved to position A, अच्छा A की तरफ इसको किया, the capacitor is charged so that the potential difference across it is V. अब मेरा एक सवाल है, क्या इमीडिएटली V C पर आएगा या आराम आराम से चढ़ेगा इस पे V कैपेसिटेंस पे? Does the voltage increases immediately V हो जाएगा या आराम आराम से होता है इस पे? अब ये याद रखो, आराम आराम से होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये V जो होता है ना इस पर आता है, C पर, कैपेसिटेंस पर। वंस इट हैपेंस फुली चार्ज हो गया, समझ गए? यानी अगर यहाँ पे 10 वोल्ट्स होते तो इस पे C पर इस तरह से आता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कैपेसिटेंस का चैप्टर मैं अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ इधर। अच्छा खैर, जरा इधर सुनो, द स्विच मूव्स रेपिटेडली बिटवीन A एंड B सो दैट द कैपेसिटर चार्जेस एंड देन डिस्चार्जेस विद अ फ्रीक्वेंसी F। सही है, यहाँ भी पहुँच गए हम लोग, सही है। अब ये मुझे बोलता है, show that the average current in the ammeter is given by this expression. Okay. So सबसे पहली चीज है, हमें पता है कि I is equal to Q over T होता है, और मजे की बात यह है, हमें पता है कि कैपेसिटेंस होता है C is equal to Q over V. Agreed? So Q is equal to CV के बराबर हो सकता है। अब इसको उठाओ और इसमें डाल दो, तो इसका मतलब है I इज इक्वल टू CV ओवर T लिख सकते हैं इसको। यहां तक पहुंच गए? अगर CV ओवर T लिखा है तो क्या मैं इसको 1 ओवर T किसके बराबर होता है? F के बराबर होता है। सो I इज इक्वल टू CVF बन गया। अग्रीड? यहां तक पहुंच गए? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, for a potential difference of 180 volts and a frequency F of switching of 50 hertz, the average current I in the ammeter is 2.5 microamperes. Mind you, calculate the capacitance in picofarad of the parallel plates. अच्छा, सबसे पहली चीज़ है, वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। So basically your target is to find the capacitance. So C is equal to I over VF कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। यानी I की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 इंटू 10 raised to power -6, ठीक है,
वोल्टेज कितना है 180 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। जरा इसकी कैपेसिटेंस निकालो, अभी आएगी फैरेड के अंदर। सर ये आ रही है 2.8 और -10 का फैक्टर है। यही आ रही है कितनी 2.8 हाँ और -10 का फैक्टर इंटू 10⁻⁻10 का फैक्टर। है। अच्छा पीको कितना होता है -12 होता है, सही है। अब अगर मुझे पीको में लेके जाना है तो मुझे इसको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अग्रीड। तो ये हो जाएगा मेरे पास 280 पीको फैरेड। सही है, कोई मसला है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, समझ गए भाई, बैलेंस करना होता है ना। कोई मसला है? आप तो मैथ्स के चीता हो। ये क्या मसला? अच्छा फिर ये बोल रहा है, अब मुझे बोलता है अ सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इनटू द सर्किट ऑफ फिगर 6.2। द टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा पहले मेरा एक सवाल है, कैपेसिटेंस, ये मोइज आप सबसे पहले हमेशा इसमें जवाब देते थे, सीरीज में जब कनेक्ट करते थे कैपेसिटेंस बढ़ती है कम होती है? सर मैं बताऊं सर, सीरीज में कम होता हाँ और पैरेलल में बढ़ती है। अग्रीड, ये बात है। अच्छा मुझे बोलता है एक तो चीज, ये तो फैक्ट है कि कैपेसिटेंस बढ़ी, पैरेलल में हमेशा बढ़ती है, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी इन द एवरेज करंट इन द एमीटर। अच्छा एक पहली चीज हम लोग लिखते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस तो हमें पता है कि C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है। अग्रीड होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब है भाई वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज तो सेम रहा। अगर मेरे पास सीधी सी बात है कैपेसिटेंस बढ़ी, चार्ज भी बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है मेरे पास। अब इसका मतलब है अगर चार्ज बढ़ा तो एवरेज करंट क्या होगा, बढ़ेगा वो भी। तो मैं ये नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, चार्ज इंक्रीजेस। सर वो ऊपर वाली जो इक्वेशन से दी हुई थी I is equal to, उससे भी कर सकते हो। सो करंट इंक्रीजेस, सही है। जो आपने इसमें C equals to चार्ज 1 वोल्टेज लिखा है, इसका लेवल नहीं लेना होगा क्या कि C क्या है Q क्या है? शुरू में ही हमने कर लिया था, कहीं पे नहीं किया था। वैसे आपको पेपर के अंदर तो करना पड़ेगा आपको, सही है, क्योंकि न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी सिंबल्स यूज करोगे तो यू नीड टू एक्सप्लेन इट। एक दफ़ा कर लिया, प्रोसीड फॉरवर्ड, सही है, फिर उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। ये न्यू गाइडलाइंस है, ठीक है। ये जब मैंने अभी ए लेवल्स की वर्कशॉप अटेंड की थी जो कैम्ब्रिज की थी, आई गॉट सर्टिफाइड ओवर देयर, तो दे टोल्ड मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ फॉर्मेट के हिसाब से, सही है। सो वेन एवर यू आर कोटिंग अ फॉर्मूला डिफाइन इट। एक दफ़ा डिफाइन कर लो, बार बार यूज़ करो, सही है। नेक्स्ट स्टेप। अच्छा फिर उसके बाद कौन सा सवाल है? ये तो कैंसिल हो गया। हाँ ये तो कैंसिल है, मुझे बता सवाल कौन सा है? सर ओह माय गॉड, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा अब इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता था, B इज इक्वल टू F ओवर IL, where B was measured in Teslas. B is the magnetic flux density, F is the force, I is the current and L is the length. इसको देखते हुए आप फॉर्मूला बना सकते हो। सर हम लोग ये लिख सकते हैं इधर, नंबर 1, अगर मैं इसी को ही देख कर बनाऊं तो मेरे पास ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट करंट, सेकेंडली फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां तक भी पहुंच गए, सही है। लेकिन एक कंडीशन भी होती है इसके साथ विच इज वेरी एसेंशियल। फोर्स जो हमारे पास ये है, जो हमारे पास ये आ रहा है, force experienced is perpendicular to both current and magnetic field.
एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नेटिक फील्ड लिख दो सिंपल, सही है, ये मिस नहीं करना। समझ गए? मतलब आपके पास सिर्फ फॉर्मूला ही है जिसको आप डिफाइन कर दो, सही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलता है इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन अ वैक्यूम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। ओके, डिराइव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ mqv फॉर द फाइनल स्पीड v ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एक्सप्लेन योर वर्किंग। अच्छा, एक मिनट सुनो, इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन अ वैक्यूम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो एक चीज तो ये है कि अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एक्सरेज में भी यूज करते थे। एनर्जी कैसे निकालते थे? वी क्यू या वी ई। तो हम लोग लिख सकते हैं वी क्यू इज इक्वल टू एनर्जी कन्वर्टेड, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सही है, विच शुड बी इक्वल टू, हमारे पास जो है किसके बराबर हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक भी पहुंच गए हम लोग, सही है, लेकिन इसमें हमें वो भी हाँ बस हो गया ना, यहां तक पहुंच गए, हाफ एम वी स्क्वायर, गॉट इट। तो इसको हमें करना क्या है? चार्ज टू मास रेशो करना है। सो क्या हुआ? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल, अच्छा फाइनल स्पीड बोला है। सो वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वी क्यू ओवर 2vq ओवर m, राइट? यहां तक पहुंच गए। सो v मस्ट बी इक्वल टू रूट 2vq ओवर m, सही है, समझ गए? अच्छा, अगर आपको ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ये वी क्यू वाला, तो दोबारा सुन लो। ओ लेवल्स में आपने ये तो किया था ना, V इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज था, वोल्टेज को वर्क डन, तो वर्क डन तब भी हो गया, सही है, गॉट इट, समझ गए? कोई प्रॉब्लम है आलिया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए हम लोग। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे कहता है द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन B आर इंजेक्टेड एट पॉइंट S into a region of uniform magnetic field of flux density B as illustrated in figure 8.1. Okay, ठीक है, path of the radius R है. The electrons move at right angles to the direction of the magnetic field. We can see that. The path of the electrons is a circle of radius R. Okay. Show that the specific charge, यानी charge to mass ratio of the electron is given by this expression. अच्छा, अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है, जरा सुनो, लिसन, सिंस ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगी हुई होगी। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू BQV के बराबर होता है, सही है, मैं लिख देता हूं उधर। सबसे पहली चीज है फोर्स मैग्नेटिक on electrons must be equal to BQV, which is equal to BEV. लिख सकते हैं इसको? V is the speed, by the way, सही है, V is the speed, ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए, क्लियर है? अच्छा, और ये पूरी की पूरी रोटेशनल मूवमेंट में जा रहा है, तो हमें पता है कि दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। If this is the only force, so this is a resultant force. और हमें पता है कि centripetal force itself is the resultant force. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B, एक्चुअली मैं BQV लिख रहा हूं इधर, BQV must be equal to is equal to mv square over r, लिख सकते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स का लिख सकते हैं इधर, और मैंने इसको लिखना भी चाहिए था मुझे इधर, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जी बेटा, सही है, यहां तक भी पहुंच गए। अब इसमें से ये वोल्टेज तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, लेकिन वोल्टेज हमें लेकर आना है, बाय द वे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, खैर, अब यहां तक तो पहुंच गए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BQ
इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। यहां तक पहुंच गए। अब पिछले वाले फॉर्मूला में से इसमें कैपिटल वी हमें लेकर आना है। कैपिटल वी इधर बोल रहा है हमारे पास। तो ऊपर वाला हमने एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो था v इज इक्वल टू क्या था? बेटे एक बोले 2 वी क्यू ओवर एम। यहां तक पहुंच गए। अब इसी के अंदर जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप, इसी फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो और इसको q ओवर m कर देना। फिर कर सकते हो आप लोग? हाँ, मुझे करना पड़ेगा। या मैं एक शॉर्टकट मारूं इधर, शॉर्टकट ये होगा कि मैं इसको हटा देता हूँ, पहले इसी में से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा बी क्यू वी इज इक्वल टू एम, डायरेक्ट रूट हट जाएगा इसके ऊपर से। सो ये हो जाएगा 2VQ ओवर MR, लिख सकता हूँ उसको जी। यहाँ तक भी पहुँच गए। सो अब मैं क्या करूँ? कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे? सर ऊपर अंडर रूट नहीं है, हमारे गाड़ी में अंडर रूट है। v स्क्वायर पे अंडर रूट नहीं है, v स्क्वायर पे लगा। जब मैंने v स्क्वायर किया, कोई तो गलती की है। मेरे पास m कैंसिल आउट हो रहा है, m कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए था। सर ये mv क्यूब तो नहीं है? mv क्यूब तो नहीं है? चेक करें इसको दोबारा से। ये था ना, तो वी क्यू ओवर m सही तो है ये, यहाँ तक तो सही है, ये सही है। कोई एक कहीं पे गलती हो रही है, वरना फिर q ओवर m मैं निकालूंगा कैसे? लेट्स लुक एट दिस। ओके, आई फाउंड माय मिस्टेक। मैंने गलती से जो है ना इसको इसमें तो डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे भी तो v था। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मेरा जो तजुर्बा था वो फेल हो गया। तो इससे बेहतर है सिंप्लीफाई करके फिर डालो इसमें वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा फिर बी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय m ओवर r मल्टीप्लाइड बाय रूट पूरे पर 2VQ ओवर m। सही है? यहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक पहुँचे? अब सब जगह स्क्वायर करो। स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारे पास जान छूटेगी इधर से सब चीज़ों से। सही है? तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स VQ ओवर m। यहाँ तक पहुँच गए जी? एक क्यू भी कट जाएगा, एक क्यू भी कट जाएगा हमारे पास। इसको मैं इधर जाके थोड़ा सा कर रहा हूँ सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर क्यू, और हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू m 2v ओवर r स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए? सही है? तो अब मैं इसको कर सकता हूँ, तो q ओवर m शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना? 2v ओवर r स्क्वायर b स्क्वायर। यही आ रहा है? हाँ, वो ये एक ही बात है। सही है? सो फाइनली वी अराइव्ड एट द आंसर। सही है? ठीक है, हो गया। मैंने जो इधर जो गलती की थी वो बड़ी सिंपल सी गलती थी। जो गलती ये की थी कि मैंने सोचा था कि मैं स्क्वायर यहाँ पे डाल के कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे भूल गया था कि यहाँ पे भी v1 है। सही है? तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट तजुर्बा फेल हो गया था। सही है? गॉट इट? तो हो गया, लेकिन अच्छी खासी डेरिवेशन थी। अच्छा, फिर मुझे बोलता है लास्ट इसमें बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ व्हाटएवर the electrons are injected normally into the magnetic field of flux density this, यानी 90 डिग्रीज पे एंटर हुआ है। The radius r of the circular orbit of the electrons is 14 centimeter. Be careful. Use this information to calculate the value for the specific charge, यानी q over m. q over m should be equal to 2 times voltage कितना है? 230, और r कितना है हमारे पास? 14 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सही है? सही कर रहा हूँ? फिर मल्टीप्लाइड बाय b जो आ रहा है वो आ रहा है 0.38 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। सही है?
सही है ना? मैंने ये था पहले बी स्क्वायर आर स्क्वायर लिखा तो आर स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है? निकालो क्यू ओवर एम कितना आ रहा है? 1.63 10 to the power 13. कितना? 1.63 10 to the power 13. 1.63 इनटू 10 टू पावर 13. 13, ठीक है? ये आ रहा है चार्ज टू मास रेशियो, सही है? यहां तक तो हो गया। अच्छा, फिर ये कह रहा है सजेस्ट वाई द अरेंजमेंट आउटलाइंड इन पार्ट 2 यूजिंग द सेम वैल्यू ऑफ बी एंड वी is not practical for determination of the specific charge of alpha particles. अब इसका जवाब दे दो। सबसे पहली चीज है अल्फा पार्टिकल है 4-2, अग्रीड? इसका चार्ज टू मास रेशियो जो आएगा, पहले में क्या था? सिर्फ चार्ज ज्यादा था, मास नेग्लिजिबल था। इस बार चार्ज हमारे पास जो है वो डबली चार्ज है, तो चार्ज टू मास रेशियो बहुत कम आएगा। एक तो ये चीज हो जाएगी, सही है? और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसमें रेडियस आएगा, ये जो घूम रहा है इतने आसानी से एक इलेक्ट्रॉन, क्या अल्फा पार्टिकल इसमें घूमेगा? जाहिर सी बात है उसका रेडियस ही बहुत बड़ा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज अ हेवी पार्टिकल, समझ गए? इज दैट क्लियर? सो हमारे पास ये आएगा चार्ज टू मास रेशियो विल बी वेरी स्मॉल। एक तो ये रीजन हो जाएगी, दूसरी रीजन ये है रेडियस विल बी वेरी लार्ज। सही है? गॉट इट? समझ गए? ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगा, इसको रिकॉर्डिंग करके इसका सेकंड पार्ट इसी के साथ मर्ज कर लूँगा गाइस। क्या हो गया?